स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। अगर आपसे सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे उसमें अलग अलग केसेस होते हैं, मेनली तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने आता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। लेकिन इतना सिंपल सवाल नहीं आता। आपको सवाल थोड़ा घुमा के पूछेगा कि अगर यही सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सिंपल पेंडुलम अगर किसी फ्लूइड में इमर्स है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सिंपल पेंडुलम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल या इन टाइप के सवाल को कैसे डील करना है, उसके फॉर्मूले क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है और उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अलग अलग केसेस हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मान लो पहले तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड। देखो सिंपल पेंडुलम को हम एसएचएम कब कंसिडर कर सकते हैं। एसएचएम का मतलब क्या है। एसएचएम मतलब टू एंड फ्रो पीरियोडिक और लीनियर मोशन होना चाहिए। एसएचएम का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक एंड लीनियर। तो टू एंड फ्रो पीरियोडिक और लीनियर मोशन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम। टू एंड फ्रो पीरियोडिक और लीनियर मोशन होने को ही हम क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन मान लो पीरियोडिक और टू एंड फ्रो तो है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम हो गया बराबर। ये एक ऑसिलेशन कैसे करेगा, ये यहाँ से इधर जाएगा ऐसे, फिर ये इधर से ऐसे रिटर्न आएगा, ये इधर तक जाएगा ऐसे। तो ये लीनियर नहीं है ना, ये पीरियोडिक बना दिया। मान लो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, टू एंड फ्रो भी है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट दोनों साइड जा रहा है। तो इसको अगर आपको एसएचएम मानना है तो ये लाइन आपका कर्व है, ये स्ट्रेट होना जरूरी है। ये लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट, यानी मोशन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट। तो आप एसएचएम को स्ट्रेट मोशन कंसीडर कर सकते हैं। आप एसएचएम को मतलब इस सिंपल पेंडुलम को आप लीनियर कैसे बना सकते हैं वही बता रहा हूँ। कर सकते हैं ये, बस आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो लगभग लगभग ये जो कर्व होता है इसका आप कोई छोटा सा हिस्सा कंसीडर करें तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया। अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 5 डिग्री से कम रहेगा, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को हम एसएचएम कब मान सकते हैं, जब ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो, तभी हम इसको एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन यही मान के चलेंगे कि इसका एंगल बहुत स्मॉल है। तो अब चलो शुरू करते हैं, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें। तो सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ करते हैं और आगे की बातें समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम में एक फोर्स होता है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। सिंपल पेंडुलम में क्या रहेगा, एक फोर्स है जो हमेशा कहाँ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। ध्यान देना, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये उसके एंड में ये बॉब अटैच है, ये क्या है, बॉब है बराबर। इस बॉब का रेडियस है लेट्स से r, द रेडियस ऑफ बॉब इज r। r इज व्हाट, रेडियस ऑफ बॉब। अब सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है, इसमें दो लेंथ है, ध्यान देना। एक है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये L को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको अपन LO बोल दे रहे हैं। एंड R इज अ रेडियस। तो R क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है किसका, बॉब का। बॉब का सेंटर ऑफ मास है। बॉब के सेंटर ऑफ मास से फिक्स पॉइंट तक, मतलब ये एसएचएम कर रहा है तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। LO इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और सेंटर से लेके फिक्स पॉइंट तक इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो छोटी छोटी बात है,
इन्हीं को दिमाग में रखना, इन्हीं पे केसेस बताऊंगा मैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एल क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एलओ क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉब। यहाँ ये जो बॉब अटैच है, इस बॉब का मास है m। आर इज अ रेडियस ऑफ बॉब, इधर ही लिख लेते हैं। आर क्या है, आर इज अ रेडियस ऑफ बॉब, ये साइड लिखते हैं, ठीक है, ये साइड अपने को कैलकुलेशन के लिए काम आएगा जगह। आर इज अ रेडियस ऑफ बॉब और m इज अ मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब। तो कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। एल क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपका इतना बेसिक्स एकदम अच्छे से आपके दिमाग में है तो फिर अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक बातें जो अपने को समझनी थी इसमें कि सिंपल पेंडुलम में कौन सी चीज क्या है। तो एलओ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, आर है रेडियस ऑफ बॉब, एम है इस बॉब का मास, इसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉब। हिलो मत भाई, अपनी जगह पे रहो, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है सेंटर ऑफ मास, बॉब के सेंटर ऑफ मास से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस, बॉब के सेंटर ऑफ मास से। ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें बॉब का सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होगा। जैसे मान लो इस बॉब के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ और वो फ्लूइड इस बॉब के बॉटम में होल कर दे तो वो फ्लूइड खाली होने लगेगा। तो ये जो सेंटर है बॉब का, सेंटर ऑफ मास, ये ऊपर नीचे मूव होगा, तो वो टाइम पे लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स हो गया, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये खींच नहीं रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तो हम पहले सिंपल केस पढ़ेंगे, उसको डील करेंगे, उसके बाद आएंगे उस जब ये सेंटर मूव होता है तब आएंगे। तो ये बातें दिमाग में रख के अब होता क्या है, अगर हम इसको स्विंग करें, एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम में मैं थोड़ा बड़ा भी बनाऊं तो समझ लेना, क्योंकि डायग्राम क्लियर दिखना जरूरी है। मान लो ये बॉब यहां से इधर आया, बराबर, ये है बॉब। तो इस बॉब के ऊपर लगने वाले फोर्स क्या होंगे। सबसे पहले एक फोर्स नीचे लग रहा है, mg, बराबर। इसका खुद का वेट, ये बॉब का वेट होगा ना mg। अगर हम इस mg के दो कंपोनेंट बनाए, ध्यान देना, अपन ने कितना एंगल स्विंग किया, इसको थीटा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपन ने इसको दिया। अब हो क्या रहा है, ये mg के अगर दो कंपोनेंट बनाए तो एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ये बनेगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा, बराबर। ये बॉब का मीन पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। इस बॉब को एसएचएम में क्या होता है, एक फोर्स हमेशा मीन की तरफ लगता है। इस केस में कौन सा फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं जो मीन पोजीशन की तरफ लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, जिसको हम लिखते हैं F। व्हाट इज F? F इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड अ मीन पोजीशन। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है। जैसे अभी ये पेंडुलम इधर है, जब ये घूम के इधर जाएगा ऐसे, ये ऐसे इधर आ जाएगा, तभी भी mg यहाँ लगता रहेगा। mg यहाँ लगेगा, mg cos थीटा अलोंग द लेंथ लगता है, mg cos थीटा अलोंग द लेंथ, mg sin थीटा हमेशा सेंटर की तरफ, मतलब मीन पोजीशन की तरफ। तो ये फोर्स हमेशा मीन की तरफ लग रहा है, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। अब ये जो sin थीटा है, हमने क्या माना है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा स्मॉल होना जरूरी है, अदरवाइज ये एसएचएम नहीं होगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा की जगह सिंपली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो ऊपर का ये जो लाइन है F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी थीटा। सही है, F इज इक्वल टू एम जी थीटा, बराबर। अब इसमें एक बात का ध्यान देना है, देखो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है और थीटा हमने ये डायरेक्शन में मेजर किया है, थीटा मीन से मेजर हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसके लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ और थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, एफ एंड थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट एफ एंड थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन। एफ और थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इधर तक बात क्लियर है। अपन ने क्या किया, सिंपल पेंडुलम लिया, उसको डिस्टर्ब किया थोड़ा ताकि ये स्विंग चालू हो जाए। एक फोर्स जो हमेशा मीन की तरफ लगता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, हमेशा होता है एसएचएम में ये फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा लिखा, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, लीनियर होना जरूरी है। तो हम एम जी साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो थीटा है, अगर आप ध्यान दो, ये थीटा को अगर बहुत छोटा सा एंगल है ये थीटा बराबर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, लेंथ है ना, ये वाला लेंथ है, ये पूरा क्या है, एल है। तो आप ये एक्स को क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट एक्स एज एल इंटू थीटा। आप इस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू थीटा। सो व्हाट इज थीटा, एक्स बाय एल। अपन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एल। ये कौन सा डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ का, ये जो है ना, इसमें ये इसका कलर चाहिए तो उसके जैसा कर देता हूँ, ठीक है। इधर बॉब अटैच है ये, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज एल इंटू थीटा, तो थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन एल। ये थीटा को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आप ये लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। थीटा की जगह लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी। व्हाट इज थीटा, इट इज एक्स बाय एल। थीटा इज एक्स अपॉन एल, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे एक्स अपॉन एल। अब ध्यान देना, एसएचएम में हमेशा एक फोर्स, एक्स को ये प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये होना ही चाहिए, कंडीशन है एसएचएम का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होना चाहिए और बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, बराबर। एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल। तो ये जो आ रहा है, आप अगर ध्यान दो एसएचएम में तो एक फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट। तो यहाँ एसएचएम कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, एम जी एल। ये क्या हो गया, एसएचएम कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, एसएचएम कांस्टेंट। आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। के इज इक्वल टू एसएचएम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू इन दिस केस एम जी बाय एल, बराबर। के किसके इक्वल आ गया, एम जी बाय एल के इक्वल आ गया। अब हमें पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या लिखते हैं, के अपॉन एम, उसको लिखते हैं के अपॉन एम। तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, के की जगह एम जी एल रखो, एम से एम चले जाएगा तो इट विल बिकम जी बाय एल। दिस इज व्हाट ओमेगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता था तो के बाय एम लिखते थे, उसमें के क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। जनरल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल टू के बाय एम। व्हाट इज के, के इज अ एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग ब्लॉक में एसएचएम कांस्टेंट इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, और सिंपल पेंडुलम में एसएचएम कांस्टेंट इक्वल टू एम जी बाय एल। बेसिक बातें ध्यान रखें। तो टाइम पीरियड को अपन लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये है टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का। इसको एकदम दिमाग में कील की तरह ठोक के याद रखने का, इसको नहीं भूलने का। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ये जो जी होता है ना, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, तो उसको कैसे डील करना है वो हमें समझना है। व्हाट इज दिस जी, जी इसको आप जी इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, बराबर। जनरल केस में जी इफेक्टिव जी के इक्वल होगा। जैसे अभी अर्थ के ऊपर ऐसा पेंडुलम है, उसको आप स्विंग कर रहे हैं तो जी इफेक्टिव जी के इक्वल है। यही पेंडुलम को आप मून पे लेके जा रहे हो तो जी चेंज हो जाएगा। अर्थ से कुछ हाइट पे लेके जा रहे हो तो जी चेंज हो जाएगा। यही पेंडुलम को आप लिफ्ट में लेके जा रहे हो तो जी चेंज हो जाएगा। आओ ये सारे केसेस समझते हैं। तो ये बात याद रखना, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। दिस इज व्हाट, अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम कब करेगा, जब ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होगा, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा मेरे दोस्त। ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी ये मोशन क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगा, ठीक है। तो ये उसका डेरिवेशन टाइप था जिसमें हमें टाइम पीरियड दिखाना था, तो ये टाइम पीरियड आ गया। अब ये टाइम पीरियड अलग अलग केस में क्या होता है, आओ केस बाय केस समझते हैं। इस सवाल पे बाद में आएंगे, ठीक है। पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं इसी में। टी इज इक्वल टू 2 पाई, जो अभी अभी अपन ने डिराइव किया है, एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव ये अपन अभी अभी डिराइव कर चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ
सिंपल पेंडुलम। अब अलग अलग केसेस देखेंगे। तो पहला केस है केस 1। इसमें क्या करना है आपको केस 1 में कि जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, इस लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, अंदर मतलब ऐसा हैंग हो रहा है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है अपवर्ड। इस पेंडुलम का मास है m, हमें इसका टाइम पीरियड लिखना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ये है। अब चेंज क्या होता है, अगर आपको याद हो लॉज ऑफ मोशन में g इफेक्टिव, जब बॉडी का मोशन अपवर्ड है तो आप क्या लिखते थे, g प्लस ए लिखते थे, जब मोशन क्या है अपवर्ड है। और जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, जब बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, वो केस में अपन क्या लिखते थे, अगर एक्सेलरेशन कहाँ है डाउनवर्ड है, ये m हो गया। एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो g इफेक्टिव लिखते थे g माइनस ए, बराबर g इफेक्टिव g माइनस ए डाउनवर्ड। अपना दिमाग वो मत सोचो तुम डाउनवर्ड है g भी डाउनवर्ड तो दोनों ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में अपन सूडो फोर्स लगा के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी के लिए आप इसको दिमाग में रखें, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है लिफ्ट का तो g माइनस है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो g इफेक्टिव क्या होगा g प्लस है। तो इस फॉर्मूले में आप टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, और ये वाले केस में लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल जी माइनस ए। सही है, अंडर रूट जी माइनस ए। ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस हो गया। इसी में जो दूसरा केस है ध्यान देना, ठीक है, लिख लिया। चलिए जो सेकंड केस है इसमें केस 2, इसमें देखो आपको क्या कंसीडर करना है कि जैसे मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब ये ऐसा सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट क्या बोल रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने किसी फ्लूइड में इमर्स कर रखा है, ये किसी फ्लूइड में डूबा हुआ है, बराबर, ये किसी फ्लूइड में इमर्स है। तो ये केस में जो जी इफेक्टिव होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। इस फ्लूइड का डेंसिटी है रो एफ और बॉब का डेंसिटी है रो बी। रो बी इज द डेंसिटी ऑफ बॉब, and rho f is density of fluid, density of fluid। ध्यान देना। तो इफेक्टिव फ्लूइड में है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी, बराबर, और एक है वेट नीचे लग रहा है। तो इसका नेट इफेक्टिव वेट कितना है, mg इफेक्टिव, यानी जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में वो कितना होगा। तो एक तो वेट नीचे और mg fb ऊपर लग रहा है, तो mg जो वेट है माइनस fb फोर्स ऑफ बायोंसी। मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, व्हाट इज एफबी, फोर्स ऑफ बायोंसी जो फ्लूइड लगाता है। जैसे मान लो अगर आप कभी तालाब वगैरह में नहाने गए रहेंगे या किसी भी वाटर बॉडी में आप अगर अंदर डुबकी मारते हो तो पहले आप ऊपर आते, क्यों आते, क्योंकि फ्लूइड एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। या कभी आप बकेट के अंदर फुटबॉल हो, उसको आप ऐसे दबाना चाहोगे तो बॉल ऊपर आना चाहता है, क्यों, क्योंकि फ्लूइड एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिस भी फ्लूइड में आप उसको डाल रहे हो उस फ्लूइड का डेंसिटी इंटू कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है। अब यहाँ तो पूरा ही बॉब डूबा हुआ है तो वो लिखेंगे इंटू जी। अब m क्या है, मास ऑफ बॉब, तो डेंसिटी ऑफ बॉब वॉल्यूम इंटू जी इफेक्टिव। तो कहने का बात क्या है, जी इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ पे आपका, जी इफेक्टिव विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, बराबर, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये नहीं भूलना भाई, इंटू जी। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जी इफेक्टिव का इन दिस केस। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड लिखते हैं, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल, जी इफेक्टिव की जगह ये पूरा वैल्यू आएगा, इसको आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, ये आ गया टाइम पीरियड। तो सेकेंड केस हो गया जी इफेक्टिव का। अब एक और केस है जी इफेक्टिव का, अगर आप ध्यान दो तो ये सेकेंड वाला केस है, बराबर। थर्ड केस क्या है कि जब बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, केस नंबर 3। जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है, बराबर, ये सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, बराबर,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और वो फोर्स कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जैसे यहाँ चार्ज पॉजिटिव था और फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसके लिए अपवर्ड है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड इस केस में। तो ये बातें ध्यान रखें। अभी तो अपन पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दूसरा, इसका वेट लग रहा है नीचे mg, बराबर। तो नेट मास कितना हो गया, तो आप mg इफेक्टिव अगर लिखना चाहे तो वो कितना हो जाएगा, mg माइनस QE, mg माइनस QE। सो g इफेक्टिव आ जाएगा g इफेक्टिव आ जाएगा mg QE अपॉन m। यहां से क्या बना, g इफेक्टिव इक्वल टू g माइनस QE बाय m, g इफेक्टिव इज g माइनस QE बाय m इस केस में। तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस QE बाय m। तो बातें बिल्कुल दिमाग में रखे, तरीका समझ लेना कैलकुलेट करने का क्या है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता और फील्ड अपवर्ड ही होता तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगता, तब यहाँ mg क्या बनता है, mg प्लस QE। तो यहाँ पे भी प्लस होता, इधर भी प्लस तो इधर भी प्लस, अगर क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता और फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड ही होता। तो अब बेसिक लॉजिक समझ लो, ये फोर्स कहाँ लगता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नीट्यूड हमेशा Q इंटू E ही होता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। चलिए, ये हो गया थर्ड केस। अब इसी में एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर लेंथ वेरी हो, ये तो हमने जी वाला देखा, केस नंबर 4 देखो कि जैसे मान लो एक बॉब है, बराबर, वो उसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा क्या भरा हुआ है, लेट्स से वाटर से भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर से ये पूरा भरा हुआ है, ध्यान देना आप। और अभी इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, सेंटर में, कंप्लीटली फील्ड है तो सेंटर में होगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग LO, ये कलर दिख रहा है ना आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, LO। चलो सही है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये फ्लूइड ड्रेन आउट होगा, इफ फ्लूइड ड्रेन्स, इफ देयर इज होल in the bottom of bob, in the bottom of bob, then ये जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ पहले शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहां होता है जहां ज्यादा मास रहेगा। अभी मास पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में। जैसे ही यहाँ से फ्लूइड बाहर आएगा तो ऊपर खाली बन जाएगा ना, यहाँ तो भाई एयर फिल हो जाएगा, फ्लूइड का लेवल क्या होते जाएगा, ड्रॉप होते जाएगा, मतलब ज्यादा मास किधर है, नीचे की तरफ, समझ रहे। तो पहले क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, जिससे ये लेंथ बढ़ेगा, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम को L से डिनोट करते हैं। तो L इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये पहले इधर था 1 से कहाँ आया 2। फिर क्या होगा, एक लिमिट के बाद जब ये एक हिस्से से ज्यादा खाली हो चुका है तो ऊपर की तरफ एयर है पूरा और नीचे बहुत कम फ्लूइड है, इस खुद का भी तो मास है ना। तो पहले क्या हो रहा है, इनिशियली जब ये लिक्विड ड्रेन आउट हो रहा है इसमें से, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जब ये एक लिमिट के बाद इसमें फ्लूइड का लेवल बहुत ही नीचे आ गया, तब सेंटर ऑफ मास फिर ऊपर शिफ्ट होगा और जहां इनिशियली था वहीं आ जाएगा। मतलब चाहे पूरा भरा हुआ रहे तब भी सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, और बॉब पूरा खाली रहेगा तब भी सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होता है ना। तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में रखें। तो क्या हो रहा है, पहले सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, इफ देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ बॉब देन सेंटर ऑफ मास move initially downward, then move upward, and come to original position, when bob is completely empty, when bob is
कंप्लीटली एम्प्टी, जब बॉब पूरा खाली हो चुका है तब वो कहाँ आ जाएगा, वापस जहां था उधर ही आ जाएगा। जिससे क्या हो रहा है, पहले बॉब के नीचे आने से, मतलब सेंटर ऑफ मास के नीचे आने से लेंथ बढ़ रहा है। एज सेंटर ऑफ मास मूव डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ मास मूव डाउनवर्ड, ये नीचे मूव होगा तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। बाद में सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, मूव अपवर्ड। बाद में क्या हो रहा है, मूव अपवर्ड। बाद में मतलब पहले ये नीचे आया, 1 से 2 आया, फिर ये 2 से अपवर्ड, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रहा है, मूव अपवर्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ अभी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सेंटर ऑफ मास एंड में, एट द एंड, एट द एंड, एंड मतलब जब वो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया, कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी, जब ये कंप्लीटली एम्प्टी हो गया तो लेंथ किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। और टाइम पीरियड कितना है, टी, जितना पहले था। तो बात बिल्कुल दिमाग में रखना है भाई इस टाइप के सवाल के लिए, कि सेंटर ऑफ मास के साथ क्या हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो उस हिसाब से कहानी चेंज हो रहा है। तो ये सवाल आ सकता है, कभी कभी सेंटर ऑफ मास पे भी आ सकता है कि कोई कैन है, उसके बॉटम में आपने होल किया तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहले नीचे जाएगा फिर वापस वो ऊपर आएगा और ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर नीचे मूव होने से लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो रहा है। तो पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम कम होने लगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होने लगा। तो इनिशियली टाइम पीरियड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड कम टू ओरिजिनल टाइम पीरियड, वही अपना यहाँ का बात है। तो इसको भी बिल्कुल दिमाग में रखे, इस टाइप के सवाल भी अगर आए तो आप कर पाने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ एक सवाल दे रखा है, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड 1.6 सेकेंड एंड 1.7 सेकेंड, दो पेंडुलम है उनका टाइम पीरियड 1.6 है और दूसरे का टाइम पीरियड है 1.7 सेकेंड। एक का टाइम पीरियड कितना है 1.6, दूसरे का टाइम पीरियड है 1.7 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, आर स्टार्टेड स्विंगिंग टुगेदर, हाउ मेनी सेकेंड लेटर वन गेन वन कंप्लीट ऑसिलेशन ओवर अदर, हाउ मेनी ऑसिलेशन डज द फास्टर वन कंप्लीट ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो सबसे पहले तो आपको समझना है इन दोनों में से इस पहले का टाइम पीरियड 1.6 सेकेंड है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, कि एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एसएचएम मीन से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सट्रीम पे जाना, मीन पे आना, अनदर एक्सट्रीम पे जाना, वापस मीन पे आना, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, दोनों एक्सट्रीम को टच करके जिधर थे उधर वापस आ जाने का, उसको क्या बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो पहले वाले पेंडुलम को 1.6 सेकेंड लग रहा है, दूसरे को 1.7, तो किसको ज्यादा लग रहा है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, मतलब ये स्लो होगा। और जिसको कम टाइम लग रहा है वो फास्ट होगा, इसलिए उसने कम टाइम में कर लिया। तो अब ये सवाल पे आते हैं। तो T1 कितना है 1.6 सेकेंड, ये कैसा पेंडुलम है, फास्ट। और T2 1.7 सेकेंड, ये कैसा पेंडुलम है, स्लो पेंडुलम है। बराबर, ये स्लो है, वो ऊपर वाला फास्ट है। अब वो लोग ने क्या बोला है कि देखो इस सवाल को अच्छे से समझ लेना है कि ऐसा सिंपल पेंडुलम था, मान लो दो पेंडुलम है अपने पास ऐसे, बराबर, ये दोनों साथ में स्विंग होना स्टार्ट हुए, दोनों साथ में स्विंग होना स्टार्ट हुए, मतलब यहाँ से ऐसे शुरू हुए, ये ऐसा इधर गया फिर ये इधर आया। तो ये जो पहला वाला पेंडुलम था ये 1.6 सेकेंड पे अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, जबकि ये रास्ते में ही है, इसका एक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब 1.7 होगा तब इसका एक कंप्लीट होगा, तब ये थोड़ा आगे आ चुका रहेगा। समझ रहे, एक पेंडुलम 1.6 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है जबकि दूसरा 1.7 सेकेंड ले रहा है। तो ये जो पहला पेंडुलम है जो 1.6 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, जब घड़ी में 1.7 होगा तब ये थोड़ा आगे निकल चुका होगा, तब इसका पहला एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। मतलब हर बार ये पेंडुलम थोड़ा थोड़ा आगे आते जाएगा। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब ये वाला जो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1.6 है वो पूरा एक ऑसिलेशन ज्यादा रहेगा, वो पूरा कितना ज्यादा रहेगा, एक ऑसिलेशन ज्यादा रहेगा। ये आपका सवाल है, तो वो टाइम निकालना है। तो बिल्कुल अपन ये निकाल सकते हैं, एक पेंडुलम है फास्ट, दूसरा है स्लो। ध्यान देना आप इस सवाल पे। अगर मैं मान लूं कि जो स्लो वाला पेंडुलम है वो N2 ऑसिलेशन कर रहा है, N2 इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन
इन टी टाइम, इन टी टाइम बाय, इन टी टाइम बाय स्लो पेंडुलम। इसको आप T2 भी बोल सकते हैं बराबर। और N1 क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन T1 टाइम बाय फास्ट पेंडुलम, फास्ट पेंडुलम। अब वो लोग ने क्या बोला है कि देखो T1 और T2 क्या है, जो टाइम चल रहा है स्टॉप वॉच में, जैसे एक स्टॉप वॉच ले लिया अपन ने और दो पेंडुलम है, ये जो दोनों पेंडुलम है वो एक साथ स्विंग होना स्टार्ट हुए जब घड़ी में 1.6 सेकेंड, घड़ी में मतलब स्टॉप वॉच में, तब इसका एक ऑसिलेशन हो गया। जब घड़ी में 1.7 हुआ, ये एक से थोड़ा आगे निकला, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर ये चल रहे दोनों। और जैसे जैसे हर एक ऑसिलेशन में ये थोड़ा थोड़ा आगे आते जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये कब पूरा एक ऑसिलेशन आगे रहेगा, जिसका टाइम पीरियड 1.6 है वो पूरा एक ऑसिलेशन आगे रहेगा किससे, जिसका टाइम पीरियड 1.7 है। तो उस टाइम पे घड़ी में कितना टाइम हुआ रहेगा, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ये एक तो टाइम आएगा ना जब ये हर ऑसिलेशन में आगे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये एक ऑसिलेशन कब आगे होगा, उस टाइम पे घड़ी में क्या टाइम हुआ रहेगा ये बताना है। तो वो टाइम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि घड़ी का टाइम तो दोनों के लिए उतना ही चल रहा है। तो ये जो मैंने T1 और T2 लिखा है, ये हकीकत में दोनों इक्वल टाइम है, वो घड़ी में के टाइम है। तो T1 और T2 क्या है, दोनों ही इक्वल है। तो T1 टाइम में, T2 टाइम में अगर हम बोले, वैसे दोनों इक्वल है, तो जब इतने टाइम में इसने N2 ऑसिलेशन किए, तो हमें ये टाइम कौन सा चाहिए, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका ऑसिलेशन N2+1 हो। मतलब आप N1 को क्या बोल सकते हैं, N2+1, एक ऑसिलेशन ज्यादा होना चाहिए, सो इट इज N2+1। अब ये आप टाइम निकालेंगे कैसे, ये टाइम आपको पता कैसे चलेगा, तो ध्यान देना टाइम कैसे मिल सकता है आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है 1.5 सेकेंड, मतलब उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए 1.5 सेकेंड लगेगा, तो 10 ऑसिलेशन जब वो करेगा तब घड़ी में कितना टाइम हुआ रहेगा। मतलब एक पेंडुलम लिया अपन ने, उसका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, अपन ने स्टॉप वॉच चालू किया, तो जब वो 1.5 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड है, जब वो 10 ऑसिलेशन कर चुका रहेगा, तो घड़ी में टाइम कितना हो गया रहेगा, एक ऑसिलेशन के लिए 1.5 लग रहा है, तो 10 ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा, 1.5 इंटू 10, तो कितना हो गया, 15 हो गया, इतना टाइम लगेगा। तो इधर भी वही करना है, आपने क्या किया, 1.5 यानी टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो आपको घड़ी का टाइम मिला। तो इधर भी तो वही करेंगे ना, टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, T1, इसने जो ऑसिलेशन किए वो N1, इसका टाइम पीरियड है T2, इसने जो ऑसिलेशन किए वो N2। बराबर, जो स्लो वाला है उसके ऑसिलेशन कम होंगे, तो स्लो वाले का ऑसिलेशन N2 है, फास्ट वाले का N2+1 है। T1 आपको पता है 1.6, इधर लिखेंगे आप N2+1, ये लिखेंगे 1.7 और ये N2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 1.6 1.7, ये बचेगा 1.6 N2 प्लस 1.6 विच इज 1.7 N2। बराबर, अब ये उसमें से माइनस कर देते हैं, हो गया सवाल। 1.7 माइनस 1.6, सो इट इज 1.6, 1.7 माइनस 1.6 टाइम्स N2, तो आपको मिल गया N2 इक्वल टू, N2 आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 16 ऑसिलेशन। तो N2 कौन सा है, जो स्लो वाला पेंडुलम है। तो जब स्लो वाले पेंडुलम ने 16 ऑसिलेशन किए हैं, उतने ही टाइम में फास्ट वाला कितने कर चुका रहेगा, N2+1, यानी फास्ट वाले के कितने ऑसिलेशन रहेंगे, N2+1 विच इज 17 ऑसिलेशन, 17 ऑसिलेशन। तो जब स्लो वाले ने 16 ऑसिलेशन किए, तब फास्ट वाले ने कितने कर लिए, 17। ये तो आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशन बता लिए, मतलब जब 16 ऑसिलेशन स्लो का हुआ, तब फास्ट वाले का 17वां ऑसिलेशन था। बराबर, अब वो टाइम क्या था, तब घड़ी में टाइम कितना हुआ था, ये भी आपको पूछा है। तो बिल्कुल आप टाइम बता सकते हैं, N1 या N2 का वैल्यू एक किस में रख दो, ये दोनों टाइम इक्वल ही है ना, तो कोई भी एक टाइम बता दो। तो मैं अगर T1 लिखूं, तो T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1 इंटू कैपिटल T1। व्हाट इज T1, N1 इंटू कैपिटल T1, N1 17 आया, बराबर, और T1 कितना है 1.6, तो आप ये मल्टीप्लाई करना और बताना कितना आएगा। ठीक है, जो भी आता रहेगा उतना सेकेंड उसको लगेगा। चलो कर भी सकते हैं, चलो ठीक है आप कर देना, ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसको।
1.17 मतलब ये 17 हो गया और ऊपर 0.6, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 17 से 17 7 और वो उसका 17 का 60%। तो ये एक सवाल हो गया, आप बिल्कुल ये टाइम बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या करना है। द टू सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड T1 T2 रिस्पेक्टिवली आर स्टार्टेड स्विंगिंग टुगेदर, दोनों साथ में स्विंग होना स्टार्ट हुए। हाउ मेनी सेकेंड लेटर वन गेन वन कंप्लीट ऑसिलेशन ओवर अदर, तो इतने सेकेंड के बाद मिलेगा, बराबर, इतने सेकेंड के बाद। और दूसरा क्या बोला है, one over the other, and how many oscillation faster one complete during this time period। तो फास्टर वन का पूछा है, तो फास्टर वन का कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये बातें बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको सॉल्व कर पाने चाहिए। अब एक और सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, देखो, अगर मान लो मैं आपको एक सवाल पूछूं कि दो पेंडुलम है P और Q, बराबर, P और Q, ये क्या है, दो पेंडुलम है P और Q। ये P वर्क कर रहा है, ये सिंपल पेंडुलम से बना हुआ है और ये स्प्रिंग ब्लॉक वाला है, बराबर, स्प्रिंग ब्लॉक से बना हुआ है। ये दो पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम पे काम कर रहा है, एक स्प्रिंग ब्लॉक पे, मतलब ये दोनों क्लॉक है बेसिकली, ये दोनों क्या है, क्लॉक है, क्लॉक पी और क्लॉक क्यू। क्लॉक पी बना है सिंपल पेंडुलम पे, क्लॉक क्यू बना है स्प्रिंग ब्लॉक पे। ये किस पे बना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे बना हुआ। तो ध्यान देना, इसमें आपको करना क्या है। तो जो इसमें सवाल क्या है कि जब ये अर्थ पे थे, जब ये किस पे थे, अर्थ पे, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम था, टीपी इक्वल टू टी क्यू, दोनों का टाइम पीरियड क्या था, सेम था, जब वो अर्थ पे थे। अभी आप उसको नए प्लेनेट पे लेके गए, वहां पे ग्रेविटी कम है, मतलब वो उस प्लेनेट का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है, बराबर। तो अभी उस नए प्लेनेट पे आपको दोनों का टाइम पीरियड बताना है। तो ध्यान देना, जो सिंपल पेंडुलम पे क्लॉक डिजाइन होता है उसका टाइम पीरियड आप ऐसे लिखते हैं L/G, और जो स्प्रिंग ब्लॉक होता है उसका टाइम पीरियड आप लिखते हैं 2π√K/m, या m/k लिखते हैं, m/k, 2π√m/k, बराबर। तो ये टाइम पीरियड तो जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन जी, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन जी, ये टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि इसका टाइम पीरियड कर रहा है। तो जो नए प्लेनेट पे टाइम पीरियड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, T-P बोल देते हैं, और T-Q। तो T-Q तो TQ जितना ही होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होना, क्योंकि जी पे डिपेंड नहीं है, बाकी सब सेम है, वही ब्लॉक है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब T-P का बात करते हैं। जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी को, बराबर, सिंपल पेंडुलम के लिए, और सिंपल पेंडुलम अगर जी डिक्रीज हो रहा है, नए प्लेनेट पे जी कम है ना, अगर जी डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जी डिक्रीज होने से क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो नए प्लेनेट पे टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा कंपेयर टू ओरिजिनल। यहाँ टीपी था, तो जी अगर कम हो गया तो ये टी बढ़ जाएगा ना, तो नए प्लेनेट पे अपन ने डैश से डिनोट किया है, T- और T-Q, ये तो सेम रहेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका डिपेंड कर रहा है। तो जी डिक्रीज होने से टी बढ़ गया, तो इसका टी बढ़ गया। अब इस बात को समझो, ये तो हो गया, ये यही सवाल था कि आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या है, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा वो स्लो होता है, तो क्या हो गया, ये P वाला स्लो हो गया, देन Q, समझ में आ रहा है ना, सो P गेट स्लोअर देन Q ऑन प्लेनेट, या ऑन न्यू प्लेनेट बोल दो, जिस नए प्लेनेट पे अपन जा रहे हैं उस प्लेनेट का बात कर रहे हैं। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा वो क्लॉक स्लो है, भाई ज्यादा है मतलब वो ज्यादा टाइम ले रहा है ना स्विंग होने के लिए, मतलब वो स्लो है। या इस बात को आप उल्टा भी बता सकते हैं कि Q इज फास्टर देन P ऑन न्यू प्लेनेट। तो जो जैसे भी बोलो कि P स्लोअर है या फिर Q फास्टर है। होप ये सवाल एकदम क्लियर है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें एक और सवाल है जिसमें आपको डेंसिटी के बारे में बात करना है। जैसे यहाँ आते हैं, देखो यहाँ क्या दिया है, अ क्यूबिड क्या लिखा है, क्यूबॉइडल पीस ऑफ वुड हैज डायमेंशन A, B and C एंड रिलेटिव डेंसिटी D, यानी वुड का डेंसिटी दे रखा है D। इट इज फ्लोटिंग इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर
such that side A is vertical, it is pushed down and release, the time period of SHM is executed by। मतलब क्या है, इस सवाल को मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कोई तो बॉडी है जिसके अंदर पूरा ये पानी भरा हुआ है, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट का ये कुछ ऐसे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ए साइड वर्टिकल है इसमें, ठीक है, वर्टिकल साइड कौन सा है, ए है, बाकी का ये दोनों साइड हो गया, ये बी साइड हो गया और ये सी हो गया। अब ये कितना पानी के अंदर डूबा हुआ है अपने को नहीं पता, तो अपन इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से ये एच डूबा हुआ है, पानी में कितना डूबा हुआ है, एच, इसका डेंसिटी दे रखा है डी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज डी, वाटर का डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। अब पहले निकाल लो ये कितना डूबा हुआ है, पहले तो पानी में कितना डूबा हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी सवाल में करते हैं यहाँ पे कि ये एच हाइट कितना है। तो एच हाइट के लिए आप क्या करते हैं, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी। देखो, एक फोर्स है जो नीचे लग रहा है जो है mg, और एक फोर्स जो फ्लूइड लगाएगा ऊपर, बराबर, वो क्या होगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी। अब ये इक्विलिब्रियम में तो दोनों बैलेंस होंगे कि जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर। तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या, मतलब जो फोर्स ऑफ बायोन्सी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेट नीचे लगेगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर लगेगा। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी कैसे लिखते हैं, डेंसिटी, कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इमर्स इनटू जी। अब वॉल्यूम इमर्स कैसे लिखा जाए, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, बी सी इंटू एच ना, ये वॉल्यूम डूबा हुआ है बी सी इंटू एच, बराबर, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये हो गया बायोंड फोर्स जो इस बॉडी पे ऊपर लग रहा है। और इस बॉडी का वेट कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी है बॉडी का डी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है तो उसको आप फ्लूइड की डेंसिटी से यानी वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम है बी सी इंटू ए बी सी, यहाँ से अपने को एक बात मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। एच कितना हो गया, ध्यान देना, ये रो एफ तो चले गए, बी सी जी भी चलेगा, यहाँ पे भी जी आएगा ना, ये तो मास हो गया, मास इंटू जी, एम इंटू जी ना, दिस इज मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास। तो यहाँ से आप एच बता सकते हैं, बी सी भी कट गया, तो एच कितना आएगा, ए इंटू डी, ए इज अ वर्टिकल हाइट एंड डी इज अ डेंसिटी, है ना, इसका रिलेटिव डेंसिटी है, ये बात ध्यान रखें। आओ इस सवाल में आगे बढ़ते हैं, मतलब ये कितना डूबा हुआ है, एच डूबा हुआ है। अब ये एसएचएम करने के लिए इसको और थोड़ा पुश करना पड़ेगा नीचे, तो जैसे ही अपन इसको पुश करेंगे ये एच हाइट थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये पानी में ज्यादा डूबेगा। मैं अगर यहाँ बनाऊं, ठीक है, ये मान लो बॉडी था, पहले एच हाइट डूबा हुआ था, पहले कितना हाइट था, एच, अब अपन ने उसको पुश किया नीचे तो ये हाइट और थोड़ा ज्यादा डूब जाएगा, पहले कितना डूबा हुआ था, एच, अब जैसे इसको अंदर दबाया अपन ने ये थोड़ा और ज्यादा डूबेगा ना, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पहले हाइट एच था, अब हाइट ज्यादा डूबेगा इसमें, डायग्राम में ही जा रहा है तो मार्कर नहीं आता है सही से, चलो, पहले हाइट था एच, अब और आपने इमर्स कर दिया तो लेट्स से ये एक्स और ज्यादा डूब गया, मतलब कितना, एक्स हाइट और नीचे चले गया, तो अभी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, पहले यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम में था, अब बॉडी ऐसे ही रखा हुआ है, कोई एसएचएम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। एसएचएम स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बैलेंस, मतलब अनबैलेंस करना पड़ता है ना, तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे डुबाया, फोर्स लगाया बाहर से, तो ये क्या होगा, अभी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही अपन ने फोर्स लगाया तो ये एच हाइट बढ़ जाएगा ना, ये ज्यादा डूबेगा, तो कितना बढ़ गया, तो ये एक्स से बढ़ गया, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तो अभी बैलेंस था ना, ये दोनों बैलेंस किया आपने। व्हाट इज वेट, वेट होता है एम इंटू जी, तो ये मास है और ये जी, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो लिखा अपन ने। अब जैसे ही अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये एक्स ज्यादा डूब गया, तो अभी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स क्या है, जितना हिस्सा डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ हिस्सा कितना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज वाटर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है बी सी, और हाइट कितना है अभी एच प्लस एक्स इंटू जी, माइनस ये तो डाउन, ये फोर्स हो गया अपवर्ड, फोर्स ऑफ बायोन्सी, माइनस वेट, वेट कितना है, डेंसिटी इंटू रो एफ, बराबर, डेंसिटी इंटू रो एफ,
और लिखेंगे ए बी सी, वॉल्यूम कितना है ए बी सी इंटू जी। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, डेंसिटी बी एफ ये कट जाएगा ना, ध्यान देना इस बात को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो एफ डॉट बी सी, एच कितना आ गया आपका ए इंटू डी आ गया, एच कितना आ गया ए इंटू डी। तो अब इधर रखो एच की जगह ए इंटू डी प्लस एक्स इंटू जी माइनस डी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ए बी सी इंटू जी। तो ए बी सी डी यानी ये टर्म और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ध्यान देना क्या बचेगा, ये बी सी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी एक्स इंटू जी, समझ रहे, बी सी एक्स इंटू जी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बी सी एक्स इंटू जी, बी सी एक्स इंटू जी, यही बचेगा, बाकी तो ये कट गया ना, समझ रहे आप। चलिए ये हो गया एफ नेट, ये क्या हो गया एफ नेट। अगर आप ध्यान दो एफ नेट अगर आप एस एच एम के साथ कंपेयर करें तो उसको क्या लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स, एस एच एम में ऐसे ही लिखते हैं बराबर। तो इसको मैं अरेंज करूँ एफ नेट को, तो ये मेरे को के मिल जाएगा, रो एफ बी सी जी इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं, जी इंटू एक्स। अगर एस एच एम में कंपेयर करें एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ आगे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते, तो ये हो गया के, ये क्या हो गया के हो गया ना, ये क्या हो गया के। तो बिल्कुल आप टाइम पीरियड अब बता सकते हैं, आपको के मिल गया, के किसके इक्वल है रो एफ डॉट बी सी इंटू जी। ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के बाय एम। तो के की जगह लिखेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बी सी इंटू जी। व्हाट इज एम, रिलेटिव डेंसिटी इंटू फ्लूइड, ये बॉडी का डेंसिटी हो गया भाई, रिलेटिव डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते तब बॉडी का डेंसिटी मिलता है, वही कर रहे हैं अपन हर जगह। तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए बी सी बराबर, ये मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बचा क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो रो एफ चले गया, बी सी चले गया, ऊपर जी बचा, नीचे डी और ए बचेगा, जी अपॉन डी इंटू ए। ध्यान दे अगर आप रो एफ से रो एफ गया, बी सी से बी सी गया, तो जी अपॉन डी इंटू ए बचेगा। ये आ गया ओमेगा। आपको क्या लिखना था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो इट इज 2 पाई, ओमेगा कितना आ गया जी बाई डी ए, इसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट डी ए बाई जी। ये क्या आ गया टाइम पीरियड इस सवाल का। जब ब्लॉक पानी में डूबा हुआ है तब कितना हिस्सा डूबा हुआ है पहले वो निकाला, फिर इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा ना, और फोर्स लगाएंगे अपन तो एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। तो और फोर्स लगाने से कितना और डूब गया तो वो फोर्स निकाल लिया अपन ने। ये एफ नेट में क्या लिखा है, एफ नेट में हमेशा ध्यान रखें, एक है फोर्स ऑफ बायोन्सी माइनस वेट, व्हाट इज वेट एम इंटू जी। एम क्या है, व्हाट इज एम, एम इज अ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपको डेंसिटी नहीं दिया है बॉडी का, बॉडी का मास अपन कैसे लिख रहे हैं, व्हाट इज डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है वाटर है, ए बी सी, वॉल्यूम ये दे रखा है। ये बात ध्यान रखें कि मास आप कैसे निकाल रहे हैं, बॉडी का मास, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज डी, डी इज अ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डी इज अ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो एसएचएम का ये पार्ट इधर तक ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय, पढ़ते रहे, कीप वर्किंग हार्ड।